अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक बहुत अहम है और हमारे जो माशरा है उसकी, हमारी जो सोसाइटी है उसकी, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तादाद पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है कि कितनी पेंशन एग्जम्प्ट है, आया एग्जम्प्ट है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी है और किस किस को जो है वो पूरी एग्जम्पशन है और कब तक अगर टैक्स उस एग्जम्पशन के ऊपर अगर टैक्स देना भी है तो वो एज के, उम्र के किस हिस्से तक अदा करना है और उसका वो कैसे अदा करना है। ये आज सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। नाज़रीन, पेंशन का जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि एक बंदा जब अपनी ज़िंदगी के 60 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को देता है तो 60 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है और रिटायरमेंट के बाद उसकी एक ख़ास रेशो से, जो उसकी तनख्वाह होती है उसकी रेशो से उसका जो एक पेंशन उसके सेट हो जाती है और वो पेंशन रिसीव करता है। अब पिछले 2 सालों से FPR ने, हुकूमत ने जो है पेंशन पर टैक्स लगा दिया है। वो कितना है? अगर किसी बंदे की पेंशन, एक्यूमुलेटेड पेंशन जो है वो एक साल में 1 करोड़ रुपए से बढ़ जाती है तो उसके ऊपर 5% टैक्स अदा करना होगा, जो कि फाइनल डिस्चार्ज होगा। और उसकी जो एम्प्लॉयर है, फॉर्मर एम्प्लॉयर है, जो वो जब उसको पेंशन की अदायगी करेगा तो उसके ऊपर से वो 5% टैक्स हर मंथ, हर महीने जो है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगा और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको बिल्कुल उसी तरह ही एक डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जैसे सैलरी क्लास को एक डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। 1 करोड़ रुपए से नीचे, याद रहे कि 1 करोड़ रुपए से नीचे अगर एक्यूमुलेटेड, अगर इकट्ठी पेंशन एक साल के लिए अगर इकट्ठी करें पेंशन, वो अगर 1 करोड़ रुपए से कम बनती है तो उसके ऊपर कोई भी जो है वो टैक्स नहीं है। अब इसके ऊपर जो एक दूसरा सिनेरियो है इसी के साथ, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेक्निकल लोग होते हैं, जो कि जिन्हें टेक्नोक्रेट कहा जा सकता है, वो दोबारा री एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं क्योंकि जारी बात है कि उन्होंने ज़िंदगी के 60 साल जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं तो उन्हें तजर्बा इतना हो जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाती है और उसको दोबारा री एम्प्लॉय कर लेती है। तो अब उस सिनेरियो में उसका जो डिडक्शन होगी वो कैसे होगी? अब पेंशन तो उसकी अगर 1 करोड़ रुपए से कम है तो वो एग्जाम्प्ट ही रहेगी, और अगर उसकी री एम्प्लॉयमेंट हो गई है तो री एम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे हुई है, कॉन्ट्रैक्ट पे हुई है तो उसका जो है वो डिफरेंट रेट्स हैं, और अगर सैलरी के ऊपर हुई है उसकी री एम्प्लॉयमेंट तो फिर उसको सैलरी के हिसाब से जो भी स्लैब, जिस स्लैब में भी वो फॉल करता होगा उस स्लैब में वो फॉल करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं तो उनकी जो डिडक्शन है वो सेक्शन 153(1)(b) के तहत उनकी डिडक्शन हो जाती है और वो होते तो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनके लिए वो सैलरी होती है मगर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉय होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप की जो री एम्प्लॉयमेंट हो रही है वो किन बुनियादों पर, किन जो है वो आपका एग्रीमेंट अपने एम्प्लॉयर से क्या हुआ है उसके मुताबिक। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक टैक्स डिडक्शन करेगा आपका एम्प्लॉयर, और अगर आपकी सैलरी है तो वो सैलरी के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स डिडक्ट करेगा। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि किन लोगों को जो है वो एग्जम्पशन है। अगर फर्ज किया कि एक चीज़ इसके अंदर से रह गई थी कि अगर वो 70 साल की जो एज है उसको अटेन कर लेता है तो फिर उसकी मुकम्मल जो है वो पेंशन एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अदरवाइज 10 साल तक, जो 60 से 70 साल है उसकी एज, उसके ऊपर वो 5% एम्प्लॉयर उसकी डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन करके तो उसको बाकी पेंशन देगा अगर उसकी 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन साल की बनती है। तो अगर 70 साल से ऊपर चला जाता है तो फिर उसकी एग्जाम्पशन जो है वो मुकम्मल हो जाती है, मुकम्मल पेंशन पर उसकी एग्जाम्पशन शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर जो दूसरा सिनेरियो है वो ये कि किन लोगों को मुकम्मल पेंशन जो है उसकी एग्जाम्पशन है, वो चाहे जितनी भी हो, वो है कि अगर किसी ने यूनाइटेड नेशंस में काम किया है या किसी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम किया है तो उनकी जो तनख्वाह है वो पाकिस्तानी अगर रेजिडेंट है तो उसकी तनख्वाह, उसकी अगर पेंशन बाहर से आती है तो वो एग्जाम्प्ट है। और इसी तरह जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जो शुहदा हैं उनके जो एग्जाम्पशन, उनको उनकी जो पेंशन है उसको एग्जाम्पशन दी जाती है। इसी तरह जो है जो
मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये सेकंड शेड्यूल की जो है वो बेसिकली एग्जाम्पशंस है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जो आर्म फोर्सेस की जो पाकिस्तान की वो जो ड्यूरिंग द सर्विस फौत हो जाते हैं, ड्यूरिंग द सर्विस जब वो फौत हो जाते हैं तो उनकी जब पेंशन लगती है तो वो एग्जाम्प्ट होती है। अगर कोई शहीद हो जाए आर्म फोर्सेस में तो उनकी पेंशन भी एग्जाम्प्ट हो जाती है। या इसके अलावा जो है वो ग्रेजुएटी जो मिलती है वो एग्जाम्प्ट है, एन्युटी जो मिलती है वो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा जो और बहुत सारी इसके अंदर जो है वो एग्जाम्पशंस है जो सेकंड शेड्यूल में दी गई। अगर वो मैं सारी अगर आपको यहाँ पे बताने लग जाऊँ तो ये तकरीबन कोई आधे घंटे का वीलॉग हो जाए। शोहदा की मैं आपको आर्म फोर्सेस की बता चुका हूँ, जो जॉइंट सर्विसेज हैं उनको ये एग्जाम्पशन दी गई है। और इसके अलावा जो पेंशन जो बेनिफिट अकाउंट्स हैं ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अप्रूव्ड जो पेंशन अकाउंट्स हैं उनके ऊपर किसी हद तक एग्जाम्पशन दी गई है। नाज़रीन, अगर इसी तरह ये तो तकरीबन कोई 30-35 बनते हैं और अगर हम इसको जो है वो इसको अगर हम करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत लंबा वीलॉग हो जाएगा। बहरहाल जो क्योंकि ज़्यादातर जो तादाद है हमारी वो पेंशनर्स की है वो 1 करोड़ रुपए से कम के लिए है, तो जिनकी पेंशन 1 करोड़ रुपए से कम है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और अगर वो री एम्प्लॉयमेंट पे चले जाते हैं तो उनकी सैलरी या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके ऊपर उनका टैक्स डिडक्ट होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।